नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 और आपके साथ मैं हूं मनीष। आज हम बात करेंगे सोने की कीमतों को लेकर। दरअसल सोने की कीमतों ने जो जोरदार उछाल मारी थी, उस पर थोड़ा ब्रेक सा लग गया है। लेकिन अब चूंकि अक्षय तृतीया आने वाला है, तो ऐसे में लोगों को उम्मीद जगी है कि सोना सस्ता होगा या महंगा होगा, अक्षय तृतीया पर कैसी खरीदारी कर पाएंगे। तो इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, जो कि हैं अजय केडिया जी। ये केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर हैं। सर, टीवी 9 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनीष जी, मुझे बुलाने के लिए। जी सर, सोने पे तो बहुत सारे शोज हमने किए हैं और सोने ने भी ऐसा ही रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाया। लेकिन इधर कुछ देखा जा रहा है कि युद्ध तो चल रहा है, लेकिन सोने की कीमतें वैसी नहीं भाग रही हैं जैसी भागी थी। या फिर आप कहिए कि थोड़ा बहुत उछाल तो आ रहा है, लेकिन जो परसेप्शन एक बन गया था कि सोना चांदी एक नए रिकॉर्ड की ओर जाएगा, वैसा थोड़ा सा रुकता हुआ दिख रहा है। तो इसके पीछे आपको क्या रीजन नजर आता है सर? बिल्कुल मनीष जी, ये काफी शॉकिंग है। और जैसे ज्यादा करके हम सुनते हैं, जब भी लड़ाई होती है तो सोना चांदी बढ़ता है। जी बट आप देखोगे 1 मार्च से लेकर अभी तक अगर 40-45 दिन की जो ट्रेड लड़ाई हुई है, जी उसके अंदर हमने देखा सोने में गिरावट आई थी। हाँ, जी जिस ढंग से हमने 4100 का लो लगते हुए देखा, जो डोमेस्टिक मार्केट में 1,30,000 का लेवल हुआ, जी उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जब जब सीज फायर की बात की, तब तक सोने में तेजी आई। इनफैक्ट कल भी हमने देखा, जो सीज फायर की अपडेट आई, उसके बाद सोना 4850 तक का हाई लगाता हुआ दिखाई दिया। जो डोमेस्टिक मार्केट की भी अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे भी प्राइजेस के अंदर अच्छा खासा उछाल आया। इनफैक्ट आज मॉर्निंग की अगर हम बात करें, तो 1,55,000 तक का लेवल पहुंच चुका था। तो मुझे लगता है यस, वॉलिटिलिटी है डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट की तरह, और साथ में जियो पॉलिटिकल। और सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये हफ्ता है, बिकॉज अक्षय तृतीया की जो डिमांड है वो अब बढ़ते हुए दिखाई दे रही, क्योंकि हमने पिछले साल से अभी तक 60% की तेजी वैसे भी गोल्ड में देखी है। और जो जनवरी में भाव था, वहां से हमने करीबन 20% की गिरावट देख चुके हैं। तो मुझे लगता है कि अच्छा मौका भी, अगर प्राइस थोड़ी स्टेबिलिटी और कर ले, तो डिमांड और इंप्रूव होते हुए दिखाई देगी। जी सर, अक्षय तृतीया को धनतेरस की तरह ही माना जाता है। जब धनतेरस पे सोने की जोरदार खरीदारी की जाती है, सोने चांदी की, ठीक वैसा ही कुछ अक्षय तृतीया को लेकर भी माना जाता है। तो सर, पिछले अगर डेटा की बात करें, तो पिछले अक्षय तृतीया से लेकर अभी तक सोने ने करीब करीब 60% का रिटर्न दिया है। तो सर, ऐसे में क्या लग रहा है, इस अक्षय तृतीया एक नया रिकॉर्ड बनेगा? देखिए, इस अक्षय तृतीया को लेकर अगले अक्षय तृतीया तक वेट करेंगे तो डेफिनेटली हमको ज्यादा अच्छा रिटर्न दिखेगा। और हमने पिछले 5-7 सालों में कंटिन्यू देखा भी है। एक जी तो रिचुअल है, और दूसरा रिचुअल के साथ साथ अगर हम देखें तो जियो पॉलिटिकल टेंशन, डी डॉलराइजेशन, सेंट्रल बैंक की बाइंग, ये कंटिन्यू चल रही। देखिए, एक अच्छा चीज ये भी है कि जब आप अक्षय तृतीया को लेते हो और अगले अक्षय तृतीया तक की बात करते हो, देखते हो, तो डेफिनेटली साल भर का निवेश रहता है। और साल भर का जब निवेश होता है, तो रिटर्न अच्छा बनता है। बीच में हम देखते हैं कि कुछ महीने ऐसे होते हैं जो ऊपर नीचे दोनों तरफ दिखाते हैं। बट परपेचुअली अगर हम देखें तो सोना, मुझे लगता है अच्छी तेजी में। हाँ, पहले मैं एक करेक्शन देख रहा था जो 18-20% का एक्सपेक्ट कर रहा था, बट 25-26% का करेक्शन देख लिया है। हो सकता है ये जो लड़ाई अभी भी खत्म नहीं हुई है, जी जैसे पिछली बार सीज फायर हुई तो 24 घंटा भी टिका नहीं, तो इस बार हो सकता है अगर ऐसा कुछ होता है तो प्राइजेस में एक बार थोड़ा हल्का दबाव और मिल जाए। बट आपको साल 2 साल का व्यू लेकर चल रहे हो और घर में कोई शादी ब्याह है, तो बिल्कुल आप करंट लेवल से भी लेके चलिए। जी सर, अभी थोड़ी देर पहले एक रिपोर्ट आई थी, उसमें यह कहा गया था कि सीज फायर को 2 हफ्ते के लिए और एक्सटेंड किया जाएगा। तो ये खबर अभी भी थोड़ी देर पहले ही आई है। तो इसके इसके लिए सोने चांदी के लिए क्या मायने हैं इस खबर को लेकर? देखिए, रिसेंटली हमने देखा जो भी सोने जब भी सीज फायर की न्यूज आती है, तो सोने जी चांदी को सपोर्ट मिल जाता है। क्योंकि पहले क्या हो जी रहा था, जैसे ही लड़ाई हुई तो हमने दुबई प्रॉपर्टी मार्केट के अंदर, क्रिप्टो के अंदर, करेंसी के अंदर, इक्विटी मार्केट के अंदर सेल ऑफ आते हुए देखा। उस सेल ऑफ के चलते ही हमने जी सोने और चांदी में भी दबाव देखा। बट अब मुझे लगता है जैसे जैसे सीज फायर की न्यूज आती है, रिस्की एसेट, मतलब कॉपर में आप देखो, या हम क्रिप्टो में बिटकॉइन को देखो, सब में रिकवरी आना स्टार्ट हो गई है, जिसका इम्पैक्ट पॉजिटिवली गोल्ड सिल्वर को भी पड़ता हुआ दिखाई देगा। बट ध्यान रखिए, कोई ज्यादा बड़ी तेजी इमीडिएटली नहीं आएगी, क्योंकि जो नुकसान हुआ है उसकी जी भरपाई के लिए पैसा तो चाहिए। आज कच्चा तेल $60 वाला $90 पे टिका हुआ है। तो आप उसको 60 से 90 मत देखिए, आप देखिए 50% महंगा हो गया आपका कच्चा तेल। जी और उसी के लिए हमने कुछ सेंट्रल बैंक में बिकवाली भी आते हुए देखी सोने की। जी सर, कच्चे तेल पे ही मैं आना चाह रहा था।
कच्चा तेल ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, मतलब कच्चा तेल इतना महंगा हो जाएगा किसी ने सोचा भी नहीं था। और कहीं कहीं तो रिपोर्ट्स ऐसी आ रही है कि ये $250 तक भी जा सकता है, और 90% रिसर्चर्स का मानना है कि $120 तो पार करेगा ही करेगा अगर यही स्थिति रही तो। हाँ, अगर युद्ध विराम हो जाता है फिर तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन जितने डेवलपमेंट इसमें आते जा रहे हैं उसमें अभी के लिए फिलहाल कुछ कहा नहीं जाएगा। तो सर, इस पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपने हमारे शो में ही कहा था कि कमोडिटी की एक खासियत होती है, जब एक चीज़ बहुत ऊपर चली जाती है तो दूसरा उसका रिप्लेसमेंट बन जाता है। तो क्या सोने का रिप्लेसमेंट कच्चा तेल बन रहा है क्या? ट्रेडिंग के और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से पूछ रहा हूँ। नहीं, आपने बहुत अच्छा पॉइंट पकड़ा और ये हुआ भी ऐसा ही है। जब हमने ये जियोपॉलिटिकल टेंशन देखा तो लोगों को सेफ्टी कच्चे तेल में दिखी, और हमने देखा इंटरनेशनल में सीएफटीसी के डेटा भी दिखा थे जहाँ पे गोल्ड में लिक्विडेशन चल रहा था और कच्चे तेल में लोगों की बाइंग थी। बट देखिए, कच्चा तेल इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं हो सकता, कच्चा तेल हो सकता है कि एक अपॉर्चुनिटी जो दिख रही है उसके लिए। साथ में मैंने जो भी बताया था कि कच्चे तेल का अगर बड़ा जंप आता है तो उसके बदले हम अल्टरनेट सब्स्टिट्यूट पे जाएंगे। तो आप देखिए, एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में सभी, चाहे पाम ऑयल है, रिफाइन है, सभी में हमने जबरदस्त तेजी आती हुई देखी। हमने ईवीज के अंदर, सोलार में, यहाँ पे भी हमने देखा डिमांड शिफ्ट। इवन आप आपके नजदीक में जो होटल है वहां पे आप जाइए, पहले गैस से ना आपको चाय बनाते थे, अब इंडक्शन पे बनाने लग गए। तो वो गैस का उपयोग खत्म नहीं हुआ, वो सब्स्टिट्यूट हो गया। तो मुझे लगता है गोल्ड का यस जो बड़ी तेजी आई थी उसका पैसा निकल कर हमने एनर्जी में जाते हुए देखा। बट अल्टीमेटली गोल्ड गोल्ड है। मुझे लगता है थोड़ा जैसे सेटल डाउन होगा कच्चा तेल तो गोल्ड में वापस बाइंग लौटते हुए दिखी। एंड इसी के चलते हम गोल्ड में वापस आज 1,55,000 के करीब पहुंच चुके, जो 180 का लेवल दिखा के 31 आ गया था और 31 से बढ़कर अब 155 पे टिका हुआ है। जी सर, एक रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है कि गोल्ड जो है, सोना स्पेशली, चांदी को नहीं बात करते हैं, सोने की बात करते हैं, तो उसका ट्रेंड मजबूत दिख रहा है यहाँ से। तो क्योंकि जो गिरावट आनी थी, ऐसा मानना है कुछ रिसर्चर का कि जो ट्रेंड दिख रहा था वो ट्रेंड अब मजबूती का ट्रेंड दिखा रहा है। तो आपको लगता है कि यहाँ से गोल्ड ऊपर जाएगा अब? देखिए, ज्यादा करके हमने ये देखा 2008 या 2022 की अगर हम बात करें, कभी भी ऐसी अगर लड़ाई होती है तो पहले 4-6 महीना प्राइजेस के अंदर गिरावट ही आती है। आप 2008 में ध्यान हो, जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया था तो जनवरी फरवरी में इक्विटी मार्केट क्रैश कर गए थे, और उसके 6 महीने बाद अक्टूबर 2008 में सोना तेजी पकड़ा, जो अप्रैल 2011 में $1920 मार देता है। वैसे हमने 2022 में देखा, जब मार्च के अंदर रशिया यूक्रेन लड़ते हैं, उसके 6 महीने के बाद मतलब सितंबर अक्टूबर 2022 में ये सोना $1600 से चलना चालू होता है, जो 5600 का लेवल दिखाता है। तो इस बार की जो लड़ाई है वो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म सोने को बहुत मजबूत ही देती है। बट जो हमने पास्ट में देखा कि कभी भी जब ऐसी लड़ाई या सेल ऑफ आता है जी तो उसके बीच में प्रॉपर्टी हो चाहे इक्विटी हो, सभी एसेट क्लास में गिरावट आती है। उसी के चलते सोने और चांदी में भी गिरावट आई थी। हालांकि हमने ये गिरावट ऑलरेडी हमने मार्च महीने में देखी है, जहाँ पे 4100 का लो या 1,30,000 का लो गोल्ड ने लगाया है, और चांदी में भी हमने देखा $60 का लो लगता हुआ दिखाई दिया, जो डोमेस्टिक मार्केट में 2 लाख का था। तो एक तरह से मैं ये मान के चलता हूँ ये लो बन चुका है, या अभी भी देखिए लड़ाई चालू है, खत्म नहीं हुई है। अब उसमें आगे क्या होगा उस पर डिपेंड करेगा। बट मुझे लगता है कि सितंबर तक सोने में साइडवे या नेगेटिव मोमेंटम रहेगा। अक्टूबर ऑनवर्ड्स एक नई तेजी के लिए सोना चांदी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जी सर, आप कह रहे हैं कि अक्टूबर के बाद से सोना चांदी फिर से बढ़ता हुआ दिखाई देगा, लेकिन अभी अभी जो सराफा बाजार जब बंद हुआ है तो दिल्ली की कीमतें में बात कर रहा हूँ, दिल्ली में चांदी में करीब 11,800 रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, और सोने में करीब करीब 3,000 रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ये मैं सराफा बाजार की बात कर रहा हूँ। तो क्या लग रहा है कि ये सेंटिमेंट जो अक्षय तृतीया का है बनना शुरू हो गया क्या? बिल्कुल, देखिए अक्षय तृतीया और धनतेरस ये दो ऐसे हमारे तीज त्योहार है। आपने वर्ड सुना होगा एसआईपी। वो तो एसआईपी अभी आया है कि हम सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करेंगे, बट हमारे इंडिया में ये रिचुअल सदियों से बना हुआ है कि साल में 2 बार तो ऐसा दिन आएगा जहां पे आपको सोना और चांदी लेना ही लेना है। जी तो मुझे लगता है कि भले भाव नीचे हो या ऊपर हो, अक्षय तृतीया के दिन ये मान्यता है, धनतेरस के दिन ये मान्यता है कि अगर आप कोई भी सोना या चांदी लेते हो तो उसमें वृद्धि होती ही होती है। और हमने पिछले 6-7 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखा है कि आप एक अक्षय तृतीया से दूसरे अक्षय तृतीया पे पहुंचते हो तो गोल्ड तो पॉजिटिव रिटर्न ही देता है। तो मुझे लगता है कि आप लंबे समय के लिए इस दिन बाय कर रहे हो तो बिल्कुल लेके चलिए। इसी के लिए फिजिकल मार्केट में आप देखोगे तो प्रीमियम बढ़ना स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि ये पीरियड में सभी को सोना चांदी लेना ही है। जी सर, आपको लग रहा है कि सर फिर से कहीं वही दौर तो नहीं आने वाला है? जब आपको याद होगा, हमने
एक शो किया था, उसमें हमने प्रीमियम की बात की थी, मतलब फिजिकल मार्केट में, कि प्रीमियम इतने ज़्यादा बढ़ गए थे कि सारे रिकॉर्ड टूट गए थे और सोना मिलना बंद हो गया था, खास करके चांदी जब बहुत तेज चल रहा था। तो सोने की तो बात की हमने सर, थोड़ा सा चांदी पे चलते हैं। चांदी ने जो रिकॉर्ड बनाया था किसी से नहीं छुपा हुआ है और अपने आप में ऐतिहासिक था। तो क्या लग रहा है चांदी भी फिर से लौटने के मूड में आ चुकी है, क्योंकि आज में 11,000 की तेजी देखी जा रही है। नहीं, बिल्कुल देखिए, ये तो फिजिकल डिमांड जो है वो मुझे लगता है अक्षय तृतीया से कंटिन्यू बनी रहेगी और पोस्ट भी बनता रहेगा, तो यहाँ पे मार्केट को सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन देखिए इस वक्त है ना, डोमेस्टिक डिमांड अपनी जगह पे है, जी लेकिन ग्लोबल फैक्टर ज्यादा हावी है। आज ग्लोबल फैक्टर में आप देखिए, प्रॉपर्टी मार्केट 40% टूट जाता है, जी क्रिप्टो 50% टूट जाता है, इक्विटी में फॉल है। उसका डर जो बना हुआ है वो सोने चांदी में जिन्होंने 2-3 सालों में पैसा बनाया है वो प्रॉफिट बुक करने में आ जाता है। दूसरा एक चीज और है, डोमेस्टिक मार्केट में बारिश बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज अगर हम बारिश अच्छी होती तो रूरल इनकम बढ़ती है, रूरल इनकम बढ़ती है तो रूरल डिमांड बढ़ती है सोने चांदी में। लेकिन इस वक्त मुझे लगता है कि बारिश की भी कमजोरी की वजह से इसका इम्पैक्ट हम अगले 4-6 महीने में देखेंगे। तो टाइम बिंग मुझे लगता है कि डोमेस्टिक डिमांड ठीक है, शादी भी है सीआईटी के अनुसार, ये साल भी नंबर ऑफ शादी जो है वो बहुत ही ज्यादा है, तो मुझे लगता है वो सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। बट इस वक्त जो मार्केट ड्राइव कर रहा है वो डोनाल्ड ट्रंप का मूड ड्राइव कर रहा है कि एक जी दिन मूड तेजी का होता है, एक दिन मंदी का, उसी के चलते मार्केट मूव कर रहे हैं। जी मनीष जी। जी सेम कुछ ऐसा ही, मतलब मार्केट का भी है, शेयर मार्केट का भी। डोनाल्ड ट्रंप जब कुछ कहते हैं मतलब वो अपने मूड के हिसाब से सारे मार्केट को चला रहे हैं आज की डेट में। ये आपने बिल्कुल सही बात कही सर। एक आते हैं थोड़ा ईटीएफ पे। जब गोल्ड और सिल्वर में रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बन रहे थे, ईटीएफ ने भी रिकॉर्ड बनाना शुरू कर दिया था और ताबड़तोड़ रिटर्न दिया था। लेकिन पिछले कुछ समय में देखा गया है कि ईटीएफ में उतनी ज़्यादा गिरावट नहीं आई है जितनी कि फिजिकल गोल्ड और सिल्वर में देखने को मिली है। तो सर ईटीएफ में थोड़ा पब्लिक को समझाएंगे कि ईटीएफ के रेट्स कैसे तय होते हैं, या फिर क्या एक शेयर की तरह तय होते हैं? नहीं देखिए, चाहे वो शेयर हो, चाहे ईटीएफ हो, चाहे फिजिकल गोल्ड सिल्वर होता है, जो तय करने का सबसे बड़ा जरिया होता है वो होता है डिमांड सप्लाई। जी अगर डिमांड बढ़ेगी तो फिजिकल मार्केट में भाव बढ़ेगा, और हमने जो प्रीमियम की बात की वो यही हुआ ना, डिमांड ज्यादा थी सप्लाई के मुकाबले, इसलिए तेजी आई। जी देखिए जो ईटीएफ है ये एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर है, ये कोई अछूता नहीं है कि फिजिकल मार्केट में कोई तेजी मंदी होगी तो उधर नहीं होगा। हाँ, इसके अंदर जो पब्लिक है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। आज आप अगर फ्यूचर पे जो एक्सचेंज है, एमसीएक्स है, जी एनएससी है, जहाँ पे गोल्ड ट्रेड होते हैं, वहां पे ट्रेडर या डेरिवेटिव प्लेयर आते हैं, तो उनका नजरिया होता है छोटे टर्म के लिए कि मैं हफ्ते 10 दिन 15 दिन महीने भर के लिए सोना चांदी ले लूं। लेकिन वहीं ईटीएफ के अंदर इन्वेस्टर्स आते हैं, और वहीं फिजिकल के लिए जो लॉन्ग टर्म मतलब 10-20 साल, आज शादी के गहने लेने हैं, बच्ची की शादी करनी है, वो लोग फिजिकल में जा रहे हैं। लेकिन कोई निवेश के लिए जा रहा है तो ईटीएफ एक बहुत ही बेहतरीन विकल्प है। पहला सोना सोना है, यहाँ पे आपके चार्जेस भी कम हो जाते हैं, इजीली आप एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं। और दूसरा, इसको ट्रैक करना भी बहुत इजी, आप सोने के भाव को देख लो, तो जितने भी म्यूचुअल फंड 10-12 म्यूचुअल फंड जो गोल्ड ईटीएफ और सिल्वर ईटीएफ आपको सर्व भी कर रहे हैं, उसमें आपको क्या देखना है, उनके जो चार्जेस है वो कहाँ पे कम है, क्योंकि परफॉर्मेंस आप बीट नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी सोना जो भाव बढ़ेगा उसी का रिफ्लेक्शन आपको ईटीएफ में दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको देखना है कि आपकी कॉस्ट कम से कम रहे और अच्छा नामी फंड हाउस रहे जिसका एयूएम भी अच्छा हो और चार्जेस भी कम रहो। इस तरीके से अगर आप लेते हैं, या फिर आपके जो सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर, उनसे सलाह और लीजिए, आप उनसे बताएंगे कैसे निवेश कर सकते हैं। बट एक बहुत ही अच्छा सुंदर विकल्प है कि जब आप गोल्ड में और सिल्वर में एज ए फाइनेंशियल प्रोडक्ट आप निवेश करते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है मनीष जी, आपके गले में सपोज सोने की चैन है, 50,000 से 1 लाख आ जाए, 1.5 लाख आ जाए, 2 लाख आ जाए, आप बेचने के लिए नहीं जाओगे, क्यों? क्योंकि आपने कंज्यूम कर लिया है। लेकिन ईटीएफ एक ऐसा प्रोडक्ट है जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, आज आपने लिया 10% 20% बढ़ा, तो ये आपको विकल्प देता है कि आप इसमें निवेश किए हुए हो तो प्रॉफिट बुक कर सकते हो। जी सर, अब थोड़ा आते हैं सेंट्रल बैंक की बाइंग को लेके। जितने भी बैंक्स हैं, सोना भर भर के खरीदा गया, चाहे वो चाइना हो चाहे इंडिया हो। तो एक रिपोर्ट आई थी सर जिसमें ऐसे ऐसे कंट्रीज़ के नाम थे, कंबोडिया, नाइजीरिया और भी बहुत छोटे छोटे कंट्रीज जिनका नाम भी लोगों ने नहीं सुना है। किसी ने 19 टन सोना तो किसी ने 22 टन सोना, मतलब अपनी कंट्री के हिसाब से उन्होंने बहुत सारा सोने की खरीदारी की है इस वित्तीय वर्ष में। तो सर ये क्या लग रहा है, सारे देश सोना खरीदने में क्यों जुट गए हैं? देखिए सारे देश सोना क्यों खरीदने लगे, कोई भी करेंसी है वो पैक्ड होती है आपके रिजर्व पे। अभी आज चाइना की बात कर ले तो चाइना हो चाहे इंडिया हो, अगर उनको कच्चा तेल लेना है कहीं से भी तो उनको डॉलर में, क्योंकि पेट्रो डॉलर का एक रिजिम बना हुआ है जी कि अगर आपको कच्चा तेल लेना है तो आपको डॉलर देना है। और उसी के नतीजे ये हुआ कि डॉलर इंडेक्स 96 का भाव चल रहा था,
और कच्चा तेल 60 पे चल रहा था। जैसे ही हमने ये लड़ाई देखी और कच्चा तेल 120 पे चले गया, डॉलर को भी सपोर्ट मिल गया, क्योंकि अगर आपको कच्चा तेल लेना है तो डॉलर तो चाहिए। अब हुआ क्या, पिछले 10 सालों में सबने देखा कि यूएस की जो पॉलिसी है वो काफी अच्छी नहीं रही है। जैसे रिजर्व्स बैन कर दिए थे, सैंक्शंस लगा दिया रशिया के ऊपर। उसके बाद से सभी सेंट्रल बैंकों ने क्या किया कि अपने जो रिजर्व्स है उसमें यूएस ट्रेजरी को बेचना स्टार्ट किया और उसके बदले कुछ और स्ट्रॉन्ग असेट रखने की कोशिश की, और उसमें सबसे अच्छा स्ट्रॉन्ग असेट था गोल्ड। इसीलिए आप देख सकते हो पिछले 5-6 साल से कंसिस्टेंटली गोल्ड में बाइंग चल रही। अब जिसकी जितनी बड़ी ट्रेजरी उतना बड़ा रिप्लेसमेंट आएगा। जैसे चाइना है, आप चाइना का अगर आप देखोगे तो वैसे भी उनका इंपोर्ट 1000 टन के आसपास हो जाता है, और ये 17 कॉन्जिक्यूटिव वीक्स है जहां पे हमने देखा कि चाइना कंटिन्यू गोल्ड बाय कर रहा है। तो एक इसी को बोलते हैं डी डॉलराइजेशन, मतलब जितनी भी कंट्री है, इकोनॉमी है, वो डॉलर से दूर जा रही है और उसको रिप्लेस करने के लिए गोल्ड में एंट्री कर रही है। तो मुझे लगता है ये लॉन्ग टर्म रहेगा। हाँ, हालांकि पिछले 1-1.5 महीने में रशियन सेंट्रल बैंक ने, कजाकिस्तान ने और 2-4 सेंट्रल बैंक ने माल बेचा है। वो क्यों बेचा है? क्योंकि रिसोर्स, आज महंगाई बढ़ गई है, उसको हम लोग कैसे टैकल करें, तो गोल्ड बेचे भी गए। बट मुझे लगता है डी डॉलराइजेशन एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, और जिस ढंग से यूएस पे जो भरोसा था वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, उसी के चलते सारी इकोनॉमी डॉलर को बेचकर, बॉन्ड, यूएस बॉन्ड, ट्रेजरी बॉन्ड को बेचकर गोल्ड में शिफ्ट कर रहे। इसी की वजह से हमने पिछले 3-4 सालों में एक जबरदस्त तेजी गोल्ड में आते हुए देखी, मनीष जी। जी सर। सर, एक और बात समझ में नहीं आती है कि जैसे युद्ध होता है तो ये सबको पता है कि शेयर मार्केट और सोना चांदी एक दूसरे के विपरीत चलते हैं। ये इतिहास में, मतलब इतिहास गवाह है इस बात का। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि शेयर मार्केट भी गिरा है, गोल्ड भी गिरा है, सिल्वर भी गिरा है, सब गिरे हैं। रुपया, भारतीय रुपया भी गिरा है क्योंकि डॉलर मजबूत हुआ है, ऑब्वियस सी बात है। तो ऐसा क्या हो गया इस बार कि सारे इंडिकेटर्स एक साथ गिरने लग गए? जी बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि सबके मन में दुविधा यही है कि हमने तो सुना है जब भी लड़ाई होती है या हमारे यहाँ पे भी डीमोनेटाइजेशन हुआ, उस दिन भी सोना बढ़ा था जब इक्विटी टूटा था। तो जनरली हम देखते हैं इक्विटी टूटता तो सोना बढ़ता ही है। बट हाँ, वर्ल्ड में 2 ऐसी कंट्री है जो सबसे सेफेस्ट मानी जाती है, वो है स्विट्जरलैंड और दुबई। अब जैसे हमने ये लड़ाई होते हुए देखा, दुबई के ऊपर जो हमले हुए उससे सेंटिमेंट मार्केट में खराब हुए। दुबई प्रॉपर्टी मार्केट एक महीने में 37% टूट जाता है। क्रिप्टो में करीबन 50% का फॉल आ चुका था ऑलरेडी। 1,20,000 से करीबन हमने 60,000 का भाव देख लिया था। इक्विटी मार्केट में सेल ऑफ है, करेंसी मार्केट में सेल ऑफ है। इसकी लॉसेस को देखते हुए जो फाइनेंशियल प्लेयर है उन्होंने सोने चांदी को भी बेचा ताकि ये मुनाफा बुक कर पाए। दूसरा, कच्चा तेल जब $120 गया तो काफी कंट्रीज के लिए भी ये कंसर्न था कि इसकी भरपाई कैसे करें, तो कुछ गोल्ड सेलिंग वहां पे भी हुई। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि जनरली हम देखते हैं कि जब सेल ऑफ आता है तो इक्विटी हो, कमोडिटी हो, करेंसी हो, सभी में सेल ऑफ आता है। उसी के चपेट में हमने गोल्ड और सिल्वर को आते हुए देखा। बट जैसे जैसे चीजें सेटल डाउन होगी, हम देखेंगे चांदी और सोना फिर से चमकता हुआ दिखाई देगा। और हाँ, रशिया यूक्रेन वॉर में भी हमने ऐसा ही देखा था। जब ये वॉर स्टार्ट हुई तो इक्विटी क्रैश किया, करेंसी क्रैश की और सोना चांदी भी टूटा। लेकिन अक्टूबर के बाद जो हमने तेजी देखी वो हमने देखा 1600 से 5600 की रैली हमने सोने में आते हुए देखी, और चांदी ने तो कमाल कर गया, जो 25 का 50 नहीं 100 के ऊपर जाते हुए दिखाई दिए। तो मुझे लगता है ये टेम्पररी फॉल हुआ था, बट अगर ये कंसर्न्स रहेगा तो गोल्ड सिल्वर को वापस अच्छी रिकवरी मिल जाएगी। जी सर, उम्मीद करते हैं कि गोल्ड सिल्वर फिर से अपने रिकॉर्ड पे जाए। लेकिन सर, यहाँ बात हो रही है कच्चे तेल की, थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कच्चा तेल, जिसको ऑयल इकोनॉमी के लिए आज लड़ाइयाँ जितनी भी हो रही हैं, तेल को लेकर हो रही हैं। किसी ने रास्ता बंद कर दिया तो होर्मुज़ हम खुलवा देंगे, तो हमने बंद कर दिया, ये सैंक्शन लगाएंगे, ये हटाएंगे। लेकिन इस तेल की इकोनॉमी में क्या आपको लगता नहीं है कि इंडिया को जो नुकसान होना होगा तो होगा ही, लेकिन वर्ल्ड इकोनॉमी परेशान हो रही है बिल्कुल बुरी तरह से। तो पहले था कि मतलब डिफेंस सेक्टर को लेकर लड़ाई चल रही थी, हथियार कहाँ बेचना है, हमारे हथियार कहाँ बिक सकेंगे। अब क्या ट्रंप साहब तेल इकोनॉमी को कब्जा करने में आ गए हैं? नहीं, ऑलरेडी वो कब्जा कर चुके हैं। आप ये देखिए, यूएस अभी अपना प्रोडक्शन कंटिन्यू बढ़ा रहे हैं, रिजर्व्स अपना कंटिन्यू बढ़ा रहे हैं। थोड़ा सा कम दिखाई दिया तो वेनेजुला को कैप्चर कर लिया। वेनेजुला में क्या था, वर्ल्ड का सबसे बड़ा कच्चा तेल का रिजर्व था। तो यूएस अब फिर से यही चाहता है कि दुनिया में मेरा दबदबा बना रहे, इसके लिए कच्चे तेल की रिक्वायरमेंट, बिकॉज बिना कच्चे तेल के कोई इकोनॉमी नहीं चल सकती है। हालांकि 40 साल पहले भी ये, 50 साल पहले था, और आज भी। हाँ, आज एक थोड़ा चेंजेस जो आया है वो आया है ईवी, सोलर पैनल, ये भी एनर्जी का सोर्स है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल ही, अगर आप देखोगे तो इस पे टैरिफ लगा दिया था, जिसके चलते आज कॉपर, जितने भी ये कमोडिटीज है,
ये अभी भी यूएस के स्टॉक में कंटिन्यू पड़ा है। तो यस, आपने बिल्कुल सही पकड़ा कि जनरली हम देखते हैं कि कच्चा तेल एक इकोनॉमी के लिए बैरोमीटर भी है, और मुझे लगता है कि यस, कच्चे तेल में हमने एक बड़ा जंप देखा $120 का, हमने एक बड़ा करेक्शन देखा एक ही दिन में $24 का। बट आप इसके ऊपर मत जाइए, अगर लड़ाई बंद भी हो जाएगी ना, तो कच्चे तेल को रीइंस्टेट करने में जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज हुआ है वो रातों रात नहीं होगा। जैसे कतार है, कतार में जो गैस के भंडार उड़ाए गए हैं, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ा गए, उनका मानना है 1.5-2 साल लग जाएगा उसको रीइंवेस्ट करने में। तो मुझे लगता है कि कच्चे तेल में अभी आप मान के चलिए 85 से 90 का थोड़ा बेस बन जाएगा अगले 2-4 महीना, और ऊपर में 120 या उसके ऊपर भी जा सकता है अगर एस्केलेशन और बढ़े, क्योंकि अब सुनने में आ रहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज हमने देखा ईरान ने बंद कर दिया, आउटर साइड से यूएस ने बंद कर दिया, अब हुतीस भी इसमें कूदने की तैयारी कर रहा है। अगर उन्होंने और बंद कर दिया तो और तकलीफ बढ़ जाएगी और तेजी आ जाएगी, क्योंकि इस बार सप्लाई का कंसर्न नहीं है, इस बार ट्रांसपोर्टेशन का कंसर्न है। सप्लाई तो बहुत है, इनफैक्ट ओपेक ने, आपने ध्यान दिया हो तो 2 साल के अंदर ओपेक ने अपने प्रोडक्शंस कम किए हैं। तो प्रोडक्शन तो हमारे पास बहुत ज्यादा है, सप्लाई अच्छा है, लेकिन वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा है। तो मुझे लगता है कच्चा तेल थोड़ा सा एलिवेटेड लेवल पे ही रहना चाहिए। जी सर, होर्मुज़ की जहाँ तक बात करें तो ट्रम्प साहब का अभी एक बयान आया था थोड़ी देर पहले जब हमने शो स्टार्ट किया था तभी, कि हम होर्मुज़ का गेट खोलने को तैयार हैं, मतलब हम होर्मुज़ खोलने को तैयार हैं और हमारे इस फैसले से चाइना सबसे ज़्यादा खुश होगा। तो सर ये बयान तो खैर ट्रम्प साहब का हर कोई जानता है, अब तो बच्चा समझने लग गया है कि रात को कुछ और बोलेंगे, हो सकता है सुबह कुछ और बोल दें, रात को बोलेंगे खोल रहा हूँ, सुबह बंद कर दें। तो सर ये तो बयानबाजी है, लेकिन आपको नहीं लगता है क्रूड पे जैसे आपने कब्जा, आपने बताया कि उन्होंने कब्जा ऑलरेडी कर रखा है, तो क्या ईरान इतना आसान था? ट्रम्प साहब को लगता था कि ईरान पे इतनी आसानी से जीत पाऊंगा? तो उनको एक सबक नहीं मिल रहा शायद? नहीं, वो तो यही मान के चल रहे थे कि हमने जब वेनेजुला को कैप्चर कर लिया 3 घंटे में, तो ईरान क्या चीज है। और जिन्होंने भी, जैसे इसराइल ने जो पुश किया था, वो इसी देखकर किया था कि कुछ नहीं होने वाला अगर हम लीडर्स को अगर पहले ही दिन मार दे, और वैसा ही हुआ। जैसे ये लड़ाई स्टार्ट हुई, हमने देखा यूएस ने सबसे पहले इनके टॉप लीडर को मारा, लेकिन 2007 में एक डॉक्ट्रिन इन्होंने बनाई थी ईरान ने, और उन्होंने कोशिश की थी समझने की यूएस का पैटर्न क्या है, और उसी पैटर्न के चलते उन्होंने ये देखा कि अगर हमारी लीडरशिप अगर नहीं भी रहती है तो उसके बाद डिसेंट्रल ऑफ पावर हो जाना चाहिए, और उसी के नतीजे में कि आज 45 दिन के बाद भी ईरान ने यूएस के नाक में दम कर रखा है। ठीक है, मैं ये नहीं बोलता ये सही है कि गलत है, बट एक चीज आप समझिए, ये पैटर्न समझना बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है कि यस, यहाँ पे यूएस की बहुत बड़ी गलती हुई, जो उन्होंने सोचा कि ये बहुत ही लाइटली, क्योंकि पिछले साल भी जब हमला हुआ था तो उन्होंने, अच्छा यूएस है ना, कोई भी बड़ी लड़ाई में लटकना नहीं चाहता था, इसलिए हमने पिछले साल भी देखा 3 दिन के अंदर ईरान पे हमला किया और निकल गए, वेनेजुला पे कैप्चर किया और निकल गए। लेकिन इस बार जो अटके हैं, और ये बुरी तरह से अटके, जिसके चलते इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और यूएस में जो रेट कट की पॉसिबिलिटी हो रही थी अब रेट हाइक की होने लग गई है, और कहीं ना कहीं सामने मिड टर्म इलेक्शन भी है, उसका भी असर डोनाल्ड ट्रंप के वोटिंग पैटर्न पे भी पड़ता हुआ दिखाई देगा। जी सर, आपको लगता नहीं कि ट्रम्प साहब जो ये कर रहे हैं, अमेरिका के लिए तो खतरा बन ही चुका है, खुद अमेरिकन पब्लिक भी मान रही है, लेकिन धीरे धीरे एक तरफ ग्लोबल इकोनॉमी को भी तबाह करने पे लगी हुई है, क्योंकि आपने जो जो कदम उठाए सब आपके दाव उल्टे पड़े। टैरिफ का आपने कदम उठाया, वहाँ से चले, फिर आप तेल पे घुसे, फिर हथियारों में घुसे, लेकिन सारे दाव उल्टे पड़ रहे हैं। ऐसे में ग्लोबल इकोनॉमी को कितना खतरा दिख रहा है सर आपको? ठीक, ऑलरेडी जो जीडीपी के नंबर्स एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं उसमें डाउनग्रेडेशन आना चालू हो चुका है। और एक चीज ध्यान रखिए, आज चाहे इंडिया हो चाहे कोई भी कंट्री हो, आज कच्चा तेल देखिए, कच्चा तेल जो $60 चलता था, हमने 120 होते हुए देखा, चलिए आज 90 का भी भाव पकड़े, तो इसको $30 का जब मत मान के चलो, इसको मान के चलिए आपका एनर्जी कॉस्ट 50% से बढ़ गया। तो आज अगर सपोज 50% कच्चा तेल बढ़ा है, तो आज मुंबई में 103 का पेट्रोल मिलता है लेट से, जी, तो कम से कम 40-50 रुपए बढ़ जाना चाहिए। लेकिन ठीक है, गवर्नमेंट ने काफी अच्छे से इसको हैंडल किया था, पहले हमने फिक्स करते हुए देखा था प्राइसिंग, अब वो फिक्स चल रहा है। लेकिन आप सोचिए उसकी वजह से हमारी जो रिजर्व्स है उसकी क्या हालत हुई, जो 736 बिलियन का था वो गिरकर 690 के नीचे लुढ़कता हुआ दिखाई दिया। तो मुझे लगता है एक एक दिन अगर कच्चा तेल 90 के ऊपर होल्ड होता है तो कोई भी इकोनॉमी को खराब करने के लिए बहुत ही अच्छा। और दूसरा, जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज हुआ है, आप ये मान के चलिए मिनिमम 3-4-6 महीने लगने ही लगने। तो मुझे नहीं लगता कि प्राइजेस में इतनी जल्दी कूल ऑफ मिलेगा। हाँ, 85-86 एक बार मार भी दे, बट ऑन एन एवरेज मुझे लगता है 90-95 का लेवल अगले
2-3 महीना कंटिन्यू चलेगा। हाँ, Q4 में जाकर हम देखेंगे कि प्राइसेस को रिलीफ मिले, जिस ढंग से हमने ओपेक के स्टेटमेंट सुने हैं और ग्लोबल मार्केट में देखा। लेकिन अभी तो मुझे लगता है कच्चा तेल एलिवेटेड लेवल्स पे रहना चाहिए। जी सर, मतलब आपने अभी कहा भी था थोड़ी देर पहले कि 2 से 3 साल तो लग ही जाएंगे रिकवरी में, क्योंकि जिस तरह से रेट भागे हैं और जिस तरह से इकॉनमी मतलब परेशान हुई है, तो उसको रिकवर करने में टाइम लगेगा। अब सर एक आखिरी सवाल थोड़ा गोल्ड को लेके, क्योंकि अक्षय तृतीया आने ही वाला है बस 1-2 दिन के अंदर। तो पिछले 19 साल के आंकड़ों को अगर देखें तो अक्षय तृतीया पर सोना ज़्यादातर तेज़ी में ही रहा है, मतलब कहें कि 2-3 सालों को छोड़ दिया जाए तो तेज़ी में ही रहा है। तो इस बार एज एन एक्सपर्ट आप क्या कहते हैं सर? देखिए, मैंने जनवरी में कहा था ये साल सोने के लिए पॉजिटिव नहीं रहेगा। जी हमने ऊपर में 1,80,000 देखा, नीचे में 31 देखा। अब मार्केट मुझे कंसोलिडेशन लग रहा है। देखिए, अक्षय तृतीया के पावन अवसर पे आपको सोना चांदी लेके चलना है, बट वो कंजम्पशन के लिए लेना है। निवेश के लिए मेरा अभी भी मानना है कि इक्विटी जिस ढंग से करेक्ट किया तो इक्विटी थोड़ी सस्ती दिखती है। हाँ, अक्टूबर के बाद मुझे लगता है कि सोने और चांदी में जबरदस्त तेजी बनेगी, जो नए हाइस पे भी जाएगा, लेकिन उसके लिए अक्टूबर तक वेट करना है। तो 2 तरीका है, अगर आप निवेश के लिए देख रहे हैं, एसआईपी का माध्यम लीजिए और अगले 6 महीने में आप सोने और चांदी में अपना पैसा डिप्लॉय कीजिए। उदाहरण के तौर पे अगर आप 1 लाख रुपए निवेश करना चाहते हो, तो अगले 6 महीने में आप अगर 10-10 हजार रुपए भी डालते हो, तो अगले 10 महीने में आपका डिप्लॉयमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर आप कंजम्पशन के लिए देख रहे हैं, तो अभी भी आप सोना चांदी लेके चलिए, क्योंकि कंजम्पशन जब देखते हो तो आप 10-20 साल का व्यू लेकर चल रहे हो कि मैं लेके रखूंगा, बेचूंगा नहीं, और वहां पे आपको ज्यादा रिटर्न बनता हुआ दिखाई देगा। बट मुझे लगता है कि अगले 4-6 महीना एक रेंज बाउंड रहेगा, बट अक्टूबर ऑनवर्ड्स एक बड़ी तेजी का आगाज हम होते हुए देखेंगे सोने और चांदी दोनों में। जी, तो उम्मीद करते हैं इसी के साथ सर कि अक्षय तृतीया पर इस बार कुछ अच्छा होगा, और अक्षय तृतीया चूँकि शुभ मुहूर्त है, लोगों को इंतजार रहता है इसका, और लोग सोचते भी हैं कि दिन सोना चांदी जम के खरीदे। तो सर इसी सवाल के जवाब के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद TV9 को समय देने के लिए। नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। जी, तो ये थे एक्सपर्ट जो कि बता रहे थे कि अक्षय तृतीया पर जो सोने का ट्रेंड रहा है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहा है, अधिकतर कह सकते हैं। तो इस बार भी पॉजिटिव रहने के संकेत हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि अगर आपको निवेश करना है तो अक्टूबर तक का इंतजार करें, उसके बाद ही सोना चांदी में घुसे, अन्यथा आपको हो सकता है पछताना पड़े। तो ऐसी ही ज़रूरी जानकारी को देखने के लिए देखते रहिए TV9। नमस्कार।